नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो बिहार में होने जा रहा है फ्लोर टेस्ट। क्या होगा उससे पहले खेल? कौन होगा पास, कौन होगा फेल? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जिनको छोड़कर नीतीश कुमार दूसरे खेमे में चले गए, अब वो खेला करने जा रहे हैं फ्लोर टेस्ट से पहले। लेकिन ये खेला कैसे हो सकता है और किस तरह से इसकी भूमिका बन रही है, पहली बात तो ये करेंगे। दूसरी बात, जो एनडीए में आपसी खींचतान मची है उसको लेकर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ बात इसको लेकर भी होगी कि किस तरह से बिहार के खेला से लोकसभा चुनाव जुड़ा हुआ है और नीतीश कुमार के मन में आखिरकार चल क्या रहा है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए शुरुआत में ही, कहां से शुरू करें कि फ्लोर टेस्ट में क्या होने जा रहा है, अभी क्या दिख रहा है, और ये जो तेजस्वी कह रहे थे कि खेला होगा, बड़ा खेला होगा, उसकी क्या भूमिका कोई बनती हुई नजर आ रही है अभी से? देखिए, करीब करीब 10 दिन बीत चुके जब शपथ ली गई थी और नीतीश बाबू 9वीं दफी रिकॉर्ड 9th टाइम चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। तो उसके बाद फिर झारखंड की घटना घटी और वहां हैदराबाद जाके एमएलए वापिस आके शपथ और बहुमत सब हो गया। चंपाई सोरेन जी बन गए। हाँ, तो क्या वजह है कि बिहार में ये मामला इतना लटकता जा रहा है? वजह तो कोई होगी ना। टेक्निकल वजह तो ये बताई जा रही है कि देखिए साहब, ऐसा है कि स्पीकर को 14 दिनों का नोटिस देना पड़ता है अगर उन्हें हटाना है तो हमने उनको नोटिस दे दिया है कि हम आपको हटाएंगे और उसके बाद बहुमत परीक्षण होगा, क्योंकि स्पीकर आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं तो उनको हम हटाएंगे। पर क्या ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स है कि थोड़ा और समय मिल जाए, थोड़ा और समय मिल जाए? क्योंकि जब शपथ ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद तुरंत बहुमत कर लिया जाए, कोशिश ये होती है। और वैसे भी ऑन पेपर तो बहुमत में सरकार है ही। 79 माफ करें 78 एमएलएज बीजेपी के और 45 जेडीयू के, और उसमें फिर आप 4 हम पार्टी का जोड़ दें, एक निर्दलीय भी है, तो वो 128 पर जा रहा है आंकड़ा। तो फिर क्या दिक्कत है 122 की असेंबली में? बहुमत का आंकड़ा, मैजिक फिगर 122 है। कोई पेच तो है जिस कारण से ऐसा नहीं हो रहा है, और उस पर से ये दावे सामने आ रहे हैं जैसा कि आपने बताया खेला होगा, कुछ इस तरह का तेजस्वी ने बताया है। अभी बाकी है, कुछ पिक्चर बाकी है, कुछ इस तरह की बातें उनकी तरफ से आई हैं, उन्होंने अपने विधायकों को मीटिंग में कही थी। खैर उसके भी कुछ दिन बीत गए, पर जो जो दिन बीतते जा रहे हैं ये चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि कहीं कोई ऐसी बात है क्या कि जिस कारण से इसे डिले किया जा रहा है। और पहले 5 तारीख से बजट का सत्र शुरू होने वाला था, उसे टाल करके अब 10 तारीख कर दिया गया है, और फिर 12 तारीख को बहुमत परीक्षण की तारीख रखी गई है। लोग बाग ये कह रहे हैं, जो नीतीश जी के विरोधी हैं, उनका ये कहना है कि उनके पास माकूल आंकड़े नहीं है इस वक्त। आज की तारीख में वो आंकड़े जो कि उनके सरकार को एक सुरक्षित तरीके से आगे चलने में मदद करें, वो आंकड़े नहीं है, वो बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे, और इस कारण से वो डिले कर रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं। वो बुधवार को दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों से है, और ये कहा जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात, थैंक्स गिविंग मुलाकात है ये। पर बहुमत के पहले थैंक्स गिविंग यानी कि ये बहुमत हो जाता है और उसके बाद थैंक्स गिविंग होना लाजमी है। तो कोई और प्रयोजन है क्या? बीते कल भारतीय जनता पार्टी के जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, शिवराज चौधरी और विजय सिन्हा, वो दोनों भी दिल्ली में थे और उन्होंने भी मुलाकात की है, आलाकमान से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। और इस वहापोह में कांग्रेस का ये दावा सामने आया है कि
हमने अपने विधायक हैदराबाद भेजे जरूर हैं, लेकिन डर जो है वो कहीं और है। डर वो नीतीश जी के खेमे में है। और नीतीश जी के खेमे में अगर डर है तो वो किस बात को लेकर है, ये भी सवाल है। और ये डर 12 तारीख के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि 12 तारीख को ही फुल एंड फाइनल होना है। और क्या अभी तक कोई खेल होता हुआ विपक्ष में, जो कि अब विपक्ष है, उसमें नजर आया है कि वो कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई प्लॉटिंग कर रहा है? ये तेजस्वी यादव की खामोशी इस वक्त, मतलब उन्होंने कह तो दिया खेला होगा, उसके बाद बड़ा खामोश है, मतलब कुछ ऐसी हलचल दिख नहीं रही। क्या ये खामोशी के पीछे कोई एक आग है, एक कुछ है जो 12 तारीख को निकल कर सामने आने वाली है? देखिए, एक तो उन लोगों का कंसर्न है ये आरजेडी का कि ईडी के बुलावे वगैरह आ रहे हैं परिवार के लोगों को, तो मेरा मानना है कि दिमाग का एक हिस्सा उसमें चला जाता है जब कोर्ट कचहरी कानून पुलिस की बात होती है। पर दूसरा ये है कि एक रियलिटी है जिसको पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार और पूरा आरजेडी कुनबा समझ रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के जितने करीब इस बार तेजस्वी यादव आ चुके हैं, भविष्य में कब ऐसा होने जा रहा है, मुख्यमंत्री, हाँ माफ करें, मुख्यमंत्री बनने के जितने करीब वो इस वक्त वो आ चुके हैं, भविष्य में कब ऐसा दोबारा से मौका आएगा ये पता नहीं। He has 114 MLAs और जरूरत है, मैजिक फिगर है 122, यानी कि मात्र 8 विधायक दूर हैं वो बहुमत से। उनके पास 89 MLA है और कभी भी उनके पार्टी के टूटने की कोई खबर आती नहीं है, यानी कि सब सॉलिडली उनके साथ हैं। कांग्रेस के टूटने की खबर आती है, शुरुआत में आई भी थी, तो वो लोग हैदराबाद में जाकर बैठे हुए हैं और तभी आएंगे जिस दिन बहुमत परीक्षण होगा। बाकी वामपंथियों को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है। इस मामले में वामपंथी जो है वो थोड़े पक्के होते हैं कि उन्होंने तय कर लिया तो कर लिया, उनको कोई तोड़ने वाली ताकत कम से कम पैसे के दम पे या डरा करके उनको नहीं दबाव में लिया जा सकता है। तो वो अपने विधायकों के साथ वामपंथी दल भी तैयार है, मौजूद है। तो ऐसे में उनका जो आंकड़ा 114 का है वो सॉलिड आंकड़ा है। उसके अलावा 4 जो मांझी जी के पार्टी के लोग हैं वो गाहे बगाहे अपनी नाराजगी जो है बयां कर दे रहे हैं। पहले मांझी जी ने ये कह दिया कि हमें 2 चाहिए, क्योंकि आपने एक निर्दलीय को मंत्री बना दिया, तो हम तो 4 हैं, तो हमें तो 2 मंत्रालय दीजिए, आप 2 मंत्री दीजिए। तो उनकी बात को सुना नहीं गया। चिराग पासवान भी इसीलिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आपने निर्दलीय को बना दिया, ऐसा निर्दलीय जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। ये भी एक पॉइंट है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपने निर्दलीय को मंत्री दिया है, तो हम 4 विधायक हैं, हम कम से कम 2 मंत्री दो। वो सुनी नहीं गई। हाँ, ये जरूर है कि 2 मंत्री मांगा था, 2 मंत्रालय पकड़ा दिया। तो उनको एक आईटी दे दिया और एक अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय। अब इसका भी उन्हें दर्द हुआ। तो अपनी स्पीच में सोमवार को वो अपने क्षेत्र में थे, घूम रहे थे, उन्होंने कहा इस साल 84 से लेकर 2013 तक हम जब भी मंत्री रहे तब हमें ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय दे दिया जाता था जब भी मैं मंत्री रहा। और अब हमारे बेटे मंत्री बने, उनको भी यही मंत्रालय दे दिया गया। तो क्या हम लोग कोई और मंत्रालय के लायक नहीं है क्या? क्या पुल पुलिया सड़क इमारत बिल्डिंग इस तरह के मंत्रालयों को हम नहीं चला सकते? नहीं, वही मलाईदार मंत्रालय चाहिए हर किसी को, तो हर किसी के नसीब में कहाँ है? ये बात बहुत जानदार तरीके से कही कि 4 दशक बीत गए लेकिन वो विभाग नहीं छूट रहा है। वो मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही है। हमारा नाम आता है तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय, हमारे बेटे का नाम आया उसको भी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, सड़क निर्माण में, पुल निर्माण में हम लोग योगदान दें, बढ़िया मंत्रालय हमें मिले। तो ये उनका दर्द है। अब देखिए होता क्या है
ये छोटी छोटी वजहें हैं, मंत्रालय कल बदल दी जाती हैं, पर जब आप उसको पब्लिक में एक्सप्रेस करते हैं, जब आप खुद कहना शुरू कर देते हैं, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, मंत्रालय से खुश है नहीं, सवाल नहीं है, खुद ही बोल दे रहे हैं, और उनके बेटे से पूछा गया, बोला हाँ हाँ हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं। इज दैट पर्पसफुल? क्या वो जानबूझकर बोला जा रहा है? और क्या इन शब्दों के जरिए कहीं और संदेश दी जा रही है? एक तो ये बात हो जाती है। तो वो 4 एमएलए अगर बेहतर इधर मिलते हैं विकल्प, तो इधर आ जाएंगे क्या? नहीं तो वो कह तो रहे हैं हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हम तो मुख्यमंत्री बनाया दे रहा था इंडिया गठबंधन। हाँ, वो अखिलेश सिंह वो तो मुख्यमंत्री बना रहे थे उनको, इधर आ जाइए आपको हम सीएम बना देंगे, तो वो तो ये कह रहे हैं। तो अब इनको लगता है महागठबंधन में लोगों को कि मांझी जी तो आ जाएंगे और 114 से 118 हो जाएंगे, पर बात वही नहीं है, बात कहीं उससे ज्यादा है। मांझी जी आए ना आए, एक बड़ा फैक्टर है जो कि हर विधायक के दिमाग में आज की तारीख में बिहार में काम कर रहा है, और वो ये है कि नीतीश जी आखिर आरजेडी को छोड़ करके इस वक्त गए क्यों बीजेपी के पास? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको लेकर, हाँ इंडिया गठबंधन में हो सकता है वो चाहते थे कि हमको संयोजक बना दिया जाए, पीएम का चेहरा बना दिया जाए, लेकिन वो इतना आसान नहीं था, तो उस पर तो खामोशी थी फिलहाल। लेकिन इस वक्त वो इधर आए, आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं बनाना एक चीज हो सकती है लेकिन कन्वीनर हमें नहीं बनाया तो हम राज्य सरकार तोड़ देंगे। हाँ भाई, तेजस्वी ने और आरजेडी ने तो कोई गलती की नहीं थी, मंत्री बैठे हैं बगल में आरजेडी के कोटे के, और वो बोलते थे कि 2005 के पहले यहाँ कुछ था, कुछ नहीं था। 2005 के पहले आरजेडी की सरकारें थी, तेजस्वी के सामने बोलते थे, वो बर्दाश्त कर रहे थे, वो जानते थे कि अभी बर्दाश्त करने का दौर है, तो वो बर्दाश्त करे जाए, और बात सही कह रहे थे। 2005 के पहले सामाजिक न्याय वाला जो ईरा चला है, तो उसमें सचमुच बिहार में अभी से भी स्थिति बुरी थी, जिसको अपने प्रथम कार्यकाल में संभाला भी नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 के बीच में। वो सड़कें बनवाना, कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, जो उनके साथ कही जाती है ये पहले ही कार्यकाल का है। उसके बाद से तो वो अपनी सरकार बचाने में लग गए तो उसके बाद से उस तरह से वो काम नहीं किए हैं, वही वाला जो काम है उनका, वो काम अभी तक कर रहा है। तो तेजस्वी ने और आरजेडी ने कोई कारण नहीं दिया, तो कारण ये था कि वो लालू जी के पास इस प्रस्ताव को लेकर गए थे, और ये मुझे किसी बड़े वरिष्ठ नेता ने बताई जो आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना था कि ये लालू जी के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसके साथ विधानसभा चुनाव भी करा लीजिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन का माहौल हमारे राज्य में तो ठीक है, हम आप कांग्रेस मिलकर के बीजेपी को हरा देंगे और फिर हमारी सरकार भी अगले 5 साल के लिए फाइनल हो जाएगी। लालू जी इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो अभी 1.5 साल दूर है ना, नवंबर 2025 में होने हैं, अभी हम फरवरी 2024 में बैठे हैं, तो उनके सारे विधायक नाराज हो गए। तो ये तो अच्छा था ना लालू जी के लिए, उनके बेटे को मौका मिलता, क्योंकि अब कहा तो ये जा रहा था कि अब तेजस्वी कमान संभालेंगे, तेजस्वी बिल्कुल अब अगले उत्तराधिकारी होने वाले नीतीश कुमार के, तो ये तो अच्छा ही था। मतलब क्या वो मान नहीं रहे थे कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे? ये हो सकता है। अधिकारी है वो उत्तराधिकारी के लिए स्थान छोड़ेंगे, ये इस फॉर्मूले में कहीं नहीं था। उनका ये कहना था कि इलेक्शन करा लीजिए और हम फायदे में रहेंगे, और कैलकुलेशन ये था कि आधी आधी सीटों पर लड़ेंगे, आधी या थोड़ी उससे कम, और होगा क्या कि आरजेडी भी अच्छा करेगी और जेडीयू भी अच्छा कर लेगी। आज 40-45 पर टिके पड़े हैं, बढ़ के 70-75 पे चले गए। आरजेडी भी अगर मान लीजिए 70-75 पे चली गई, दोनों अगर बराबर हो गए या फासला जो है 10-5 का डिफरेंस रहा, तो कौन हटाने वाला है नीतीश जी को प्रधान मुख्यमंत्री के कुर्सी से? ठीक है, वो रह जाएंगे, अगले 5 साल के लिए भी रह जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में दबते इसीलिए हैं कि उनके पास 42-45 है। जब वो भी 70-72 रहेंगे तो उनको दबाएगा कौन? फिर तो वो अपनी शर्तों पर करेंगे। लालू जी ये क्यों होने देते? 25 तक जाकर के फिर भी एक संभावना बनती थी कि तेजस्वी उत्तराधिकारी हो जाते,
और 25 तक कौन विधायक अपना आधे में ही कार्यकाल, 3/4 में कार्यकाल खत्म करना चाहेगा। विधायिका का चुनाव भी जो होता है वो बहुत सस्ता चुनाव तो होता नहीं है। बिल्कुल। तो 3.5 साल में मैं क्यों चला जाऊं लड़ने, जब कोई क्राइसिस ही नहीं है। केवल नीतीश जी चाहते हैं, इसीलिए साफ मना कर दिया गया नीतीश जी को, लालू जी के कुनबे के द्वारा, आरजेडी के द्वारा। यही प्रस्ताव लेके वो बीजेपी के पास चले गए। और बीजेपी को आज की तारीख में जो भी उनकी गुडविल है, 10%, 12%, 14% वोट जो भी उनके पास नीतीश जी के पास है, वो वोट अगर बीजेपी के वोट में जुड़ जाए तो फिर कहा जाता है कि 40 में 35 सीटें आ जाएंगी एनडीए की। जहां टारगेट 400 है, वहां पर तो ये बड़ा काम का मामला लगा। तो बीजेपी क्या मानी इस चीज को लेकर? बीजेपी ने सारी शर्तें मान ली, तो बीजेपी सिवाय इसके। अच्छा, तो बात यहां भी नहीं बनी है। हाँ, देखिए, कम विधायक है, मुख्यमंत्री फिर भी हैं। मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग भी ले लिया उन्होंने। गृह विभाग चाहते थे बीजेपी वाले, लेकिन नहीं छोड़ा उन्होंने। गृह विभाग लिया, शिक्षा भी ले लिया, क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं इंटरेस्टेड होती है शिक्षण संस्थानों में, अपना उनका एजेंडा होता है। भाई, बहुत से इलाके हैं बिहार में जहां शुक्रवार को छुट्टी होने लग गई है, तो उसको जो है वो बदल देंगे आते के साथ। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वहां सरस्वती वंदना शुरू होगी, कहीं कुछ होगा, तो उनको वो चाहिए था माहौल, वो नहीं, वो उन्होंने ले लिया और वो मानते चले गए, नीतीश जी मानते चले गए। रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो भी ले लिया, गांव-गांव सड़क बना के कम से कम इसी तरह से लोगों तक पहुंचा जाए, वो आरजेडी के पास था और कायदे से बीजेपी की तरफ जाना चाहिए था, वो भी सब में हाँ कहते चले गए। इसलिए कि वो नाराज नहीं करना चाहते हैं आज की तारीख में, वो चाहते हैं कि नीतीश जी इधर रहे, क्योंकि नीतीश के पास जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो वोट बैंक बहुत स्वाभाविक तरीके से बीजेपी को वोट देता है। अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है, और वो इसीलिए देता है क्योंकि वो दबंग जाति यादवों से खार खाता है। जहां यादव होते हैं वहां ये जो अति पिछड़ा है, पिछड़ा तो वर्ग में यादव भी आते हैं, लेकिन जो अति पिछड़े हैं ये डरते हैं उनसे। तो ये नीतीश को इन्होंने चुना, तो सुरक्षा में रहते हैं। तो अब जैसे ही बीजेपी को वोट देते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर नीतीश नहीं तो बीजेपी विकल्प हो जाएगी, हमारी रक्षा करेगी। तो बीजेपी आज तारीख में ये लगता है कि जो नीतीश जी के वोट्स हैं उनके और बीजेपी के दरमियान सिर्फ नीतीश खड़े हैं। ये अगर पिक्चर से हटेंगे जिस दिन, वो सारे वोट हमारे हो जाएंगे और तब हमारा आंकड़ा बिहार में 40-45% के आसपास चला जाएगा और उस दिन मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीतीश और नो नीतीश। तो वो नीतीश जी को किसी हर हालत में यहां चाहते हैं। लेकिन अब चाल यहां आ रहा है कि नीतीश जी ने जो जानकारी है उसके अनुसार फिर से ये प्रस्ताव रखा है कि डिसॉल्व करिए और चुनाव में चलिए बीजेपी को। तो बहुमत जो परीक्षण होने वाला है उसमें जीत के बावजूद, उसमें फ्लोर टेस्ट में पास होने के बावजूद नीतीश कुमार चाहते हैं कि सरकार न रहे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कर दें, केयर टेकर सीएम रहेंगे ही रहेंगे। तो इसमें बीजेपी क्यों असहज है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पकड़ी। बीजेपी असहज है क्योंकि उसे लगता है कि प्राइम प्रोजेक्ट हमारा जो है वो तो प्रधानमंत्री को तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब 9वीं बार सीएम बन गए हैं तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनका काम वो है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव आप करा देंगे तो वो सारे विधायक जो फिलहाल लोकसभा के लिए काम करेंगे वो सब अपने अपने चुनाव में लग जाएंगे। अच्छा, तो इसका नुकसान हो सकता है? इसका नुकसान हो सकता, होना ही है। अगर ऐसा होता है जब भी, तो उसमें नुकसान होना ही होता है। तो वो एकदम इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उन्हें भी वही डर है जो लालू जी को था कि ये अपने आंकड़े को 40 से 75 करना चाहते हैं हमारे साथ आकर के, राम लहर का लाभ लेकर के। तो ये जब कर लेंगे तो फिर इन्हें हमें 24 से 29 तक बर्दाश्त करना पड़ेगा एज ए सीएम। अगर हम इनको मना करेंगे तो ये फट से इधर चले आएंगे। अब तो ये अल्टू पलटू, अब तो इनको कोई बोल भी नहीं रहा है। अब तो बोल रहा है कि बीजेपी पलटू है, अब बोल रहा है आरजेडी पलटू है। वो तो सीएम का सीएम है। कभी आप विपक्ष में होते हैं, कभी आप सरकार में होते हैं, आप अपना चेहरा देखिए। तो उल्टा हो गया है, उल्टा मामला हो गया। तो
अब ये जो डर है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी बात मान रही है, पर यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बहुत से ऐसे विधायकों को लग रहा है कि इस तरह से अगर बीजेपी सारी बातें मानती चली गई तो ये भी एक सिचुएशन आएगा जब बीजेपी ये बात भी मान लेगी, डिसॉल्व करते हैं। और अधिकतर विधायक, हिमांशु, अधिकतर विधायक किसी भी राज्य में समय से पहले चुनाव में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल सही बात है, वो अपना कार्यकाल पूरा करना वो इतनी मुश्किल से चुनाव जीत कर आता है बिल्कुल, तो वो क्यों जाना चाहेगा? सही बात है। और बहुत से विधायक इस डर से कि कहीं चुनाव में न ले जाए, इधर से उधर ना हो जाए और यही खेल ना हो जाए, यही कहीं कोई खेल तो ना हो नीतीश ने जो बाजी चली शायद वो उन्हीं के खिलाफ ना चली जाए और वो कुछ तिगड़म जो है गणित उधर उल्टा ना बैठ जाए, तो ये डर है कहीं ना कहीं। देखिए, ये डर तो दिमाग में डाल दी गई ना। अब नीतीश जी जब तक सीएम रहेंगे तब तक ये डर रहेगा। नवंबर 2025 तक डर रहेगा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद करा लेंगे। हो सकता है लोकसभा, हो सकता है बीजेपी भी उनको इस बात पे मना ले कि देखो लोकसभा में मत कराओ, लोकसभा के तुरंत बाद हरियाणा के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं, उनके साथ आपका करा देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ हो जा सकती है। अच्छा, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? मतलब ये वीडियो लंबी भी हो रही है, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर क्या, किसके प्रॉफिट किसका नुकसान? क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी तो सेफ हो जाएगी क्योंकि लोकसभा में जो होना है वो होगा। उसके बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी जाना चाहेगी? देखिए, अगला विधानसभा चुनाव बिहार का जो होता है उसमें कौन कहां होगा किसी को नहीं पता है। नतीजे क्या आएंगे किसी को नहीं पता है। वोटर बिहेव कैसे करेगा वो भी किसी को नहीं पता है। जाति 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 करते करते बिहार की जनता खुद थक गई है, बहुत परेशान है। वहां की परेशानियों का अंदाजा नेताओं को है नहीं। नेता एक बार मैंडेट आने के बाद उसी में अरिथमेटिक खेलने लगते हैं, 79, 78, 43। लेकिन आम जनता जो है शिक्षक बनने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो शिक्षक बन चुका है वो कॉल लेटर का इंतजार कर रहा है। 6-6 साल में जो वैकेंसी है वो मात्र 6000 आ रही है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं वहां पर। वो कैसा चुनाव होगा किसी को अंदाजा नहीं है उस चुनाव का। आप वहां एक बहुत भयंकर बदलाव देख सकते हैं बिहार की सरजमीन पर, क्योंकि लोगों के अंदर ये भावना उठ रही है कि अगर इन्हें जिताया तो ये कुर्सी कुमार है, उन्हें जिताया तो वहां पर बेटा बाबू। तो किसे जिताए, कौन करेगा काम, सबको देख लिया। देख तो सबको लिया, अब नोटा ना शुरू हो जाए तो क्या होगा वहां पे। इसीलिए कोई भी अगले इलेक्शन का रिस्क नहीं ले रहा है। वो नीतीश जी क्यों चाहते हैं कि अभी जो इलेक्शन हो जाएगा वो इसी में हो जाएगा, इलेक्शन निपट जाएगा, निपट में, राम लहर में, मोदी जी की छवि में। बिल्कुल। और हो सकता है कि बेड़ा पार लग भी जाए, अच्छी खासी सीटें हो जाए, अगला 5 साल निश्चिंत हो जाए। लेकिन 24 के बाद जो इंडिपेंडेंट केवल बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो सामान्य चुनाव नहीं होगा। वो जातियों से लोग निकल जाएंगे और बिहार का इस तरह से हुआ है। बिहार में आंदोलन होते रहे। जयप्रकाश नारायण आंदोलन जो हुआ था, जयप्रकाश जी की जाति के कितने लोग हैं बिहार में? 1-1.5%। और अभी के आंकड़ों को माने तो वो भी नहीं, 1% भी नहीं है। वो कायस्थ समुदाय से आते हैं, नहीं है। मोदी जी को सब जानते हैं कि बिहार में वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। मोदी की जाति के कितने लोग हैं वहां? 40 से 39 जो जिता दिया जाता है, कहते हैं जातिवादी है बिहार, जातिवादी है बिहार। बताइए कितनी उनकी जाति के लोग हैं? नॉट इवन 1%। पर देखिए, वो जो एक बिहार की जमीन में एक मिजाज दूसरे तरह का होता है, अगर वो तय करती है तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। तो कहीं वो मोमेंट तो नहीं आ गया है। 33 साल हो गए, 33 लॉन्ग ईयर्स, जिसमें कि जातिवादी राजनीति से ओतप्रोत व्यवस्था चल रही है। तो नए चुनाव में जाके उस वक्त क्या होगा, क्या रिस्क है, नहीं है। लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था हमें फेस न करना पड़े तो अभी ही करा लो, और अभी कराने के लिए विधायक तैयार नहीं है। उन्हें यह लगता है कि हमें खामखा ये चुनाव में लेकर चले जाएंगे। कहीं उसमें से कुछ 5-10 विधायक अगर डर गए
ज्यादा की जरूरत नहीं है मानचू। 114 इधर है, 128 उधर है, तो ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर कहीं सचमुच में कुछ विधायक डर गए, एब्सटेन कर गए, उल्टा वोट कर गए, तो फिर तो लुटिया डूब जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो ही जाना है। तो इस कारण से कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीजें जो है कंट्रोल के बाहर हो गई। ये जो डिले हो रहा है, इस डिले में लोग दुविधा को पढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए सरकार प्रूव नहीं कर पाती है मेजॉरिटी, उनका क्या नुकसान है? बीजेपी का जो कंसर्न है वो तो तब भी सधेगा, नीतीश जी तो तब भी इधर ही रहेंगे, है ना। उधर उनको कौन लेगा सीएम के रूप में, वहां तो छोड़ के आए हैं। सही बात है। एमएलए इधर उधर होने लग जाएंगे, कौन कहां जा रहा है पता नहीं चलेगा। तो एक भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है उसमें। हाँ, ये जरूर है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये सीएम बने रहें, क्योंकि इनके पास कमांड रहेगा। और एक सीएम वाला इस वक्त क्रूशियल टाइम पे पद लूज कर जाए, ये वो नहीं चाहेगी। लेकिन वो विधायक सारे चाहेंगे क्या? ये तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वहां आज की तारीख में पटना की सड़कों पर जो बातें हो रही हैं, इनमें से कई बातें नहीं भी संभव हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि मेरी बातें नेताओं से जो बात कर रहा हूं संसद में, उनसे आ रही हैं, और वो पूरी तरह से असत्य नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप तो ग्राउंड पे रहते हैं, आप पार्लियामेंट भी चल रहा है, वहां पर मुलाकात होती है नेताओं से, तो काफी चीजें निकलकर सामने आती हैं। और क्योंकि हमने शो का नाम ही इनसाइड स्टोरी रखा है, तो संजीव जी हमें इनसाइड, अंदर की बात बताते हैं। और इन बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि बिहार में क्या जबरदस्त राजनीति होती है। राजनीति अगर कहीं हो रही है तो बिहार में ही हो रही है, और होती ही है हमेशा से। बताया अभी संजीव जी ने कि 3 दशक से ज्यादा हो गए उस तरह की राजनीति होते हुए। तो अब देखते हैं क्या होता है। 12 तारीख को बहुमत परीक्षण होना है बिहार में, देखा जाएगा। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते तो क्या स्थिति बनती है। हालांकि लग तो रहा है कि साबित कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ कॉम्बिनेशन बिगड़ा तो फिर क्या होगा, ये रहेगा देखना दिलचस्प। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।